उसके पास एक रोअर था जो चलने की हालत में नहीं था, लेकिन मार्क ने अपना साइंटिफिक दिमाग लगाया। उसने खराब रोअर के जरूरी पार्ट्स निकालकर दूसरे वर्किंग रोअर में फिट कर दिए। इस मॉडिफिकेशन के बाद अब उसका रोअर इतनी लंबी दूरी का सफर तय करने के काबिल बन चुका था। लेकिन अब उसके सामने एक और नई समस्या थी। रात में मंगल ग्रह पर खून जमा देने वाली ठंड होती है। इसका हल निकालने के लिए मार्क ने उस न्यूक्लियर बैटरी को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, जिसे मंगल पर पहुंचते ही उसकी टीम ने जमीन में दफना दिया था, क्योंकि अगर गलती से भी बैटरी को कोई नुकसान पहुंचा तो उसमें जो रेडिएशन निकलेगी उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान सीधा परलोक चला जाएगा। हालांकि मार्क ने जोखिम उठाते हुए सावधानी से उसे अपने रोअर में लटका दिया, जिससे उस बैटरी से निकलने वाली हीट से उसकी ठंड की समस्या दूर हो गई। उधर पृथ्वी पर मार्क को बचाने के लिए नासा ने कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जो नासा के लिए प्रोब और स्पेसशिप बनाने का काम करती है, उन्हें 3 महीने के अंदर प्रोब बनाने का मुश्किल काम सौंपा। JPL के डायरेक्टर ब्रूस और उनकी पूरी टीम पर अब भारी प्रेशर था। नॉर्मली किसी भी प्रोब को तैयार करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन उनके पास इसका आधा समय भी नहीं था। नासा का मास्टर प्लान ये था कि इस प्रोब के जरिए मार्क के पास अगले 4 सालों के लिए राशन और सर्वाइवल का सारा जरूरी सामान पहुंचाया जाए। प्लान के मुताबिक जब 4 साल बाद एरिस 4 की टीम मंगल पर लैंड करेगी तो वे मार्क को भी अपने साथ रेस्क्यू करके धरती पर वापस ले आएंगे। JPL की टीम इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को पूरा करने में दिन रात जुट गई। दूसरी तरफ नासा के एडमिनिस्ट्रेटर टेडी सेंडर्स ने कम्युनिकेशन इंजीनियर मिडी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मिंडी को अब सैटेलाइट्स के जरिए मार्क की हर एक्टिविटी और मूवमेंट पर पैनी नजर रखने का पूरा एक्सेस दे दिया गया था, ताकि पल पल की खबर रखी जा सके। उधर दूसरी ओर मार्क की मेहनत रंग लाई और उसके बोए हुए आलुओं की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। लहराती फसल को देखकर मार्क का चेहरा भी खुशी से खिल उठा, क्योंकि पैदावार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर हुई थी। मार्क ने लगभग 400 बढ़िया आलू तैयार किए। उसने अपनी सूझबूझ से बड़े आलुओं को खाने के लिए अलग रख लिया और छोटे आलुओं को उसने दोबारा उगने के लिए फिर से मिट्टी में डाल दिया। इस स्मार्ट प्लानिंग की बदौलत मार्क ने मंगल जैसे बंजर ग्रह पर अपने खाने का एक परमानेंट इंतजाम कर लिया था। अब उसे भूख से मरने का डर नहीं था। लेकिन मार्क अच्छी तरह जानता था कि जब तक वो नासा से सीधे बातचीत का कोई जरिया नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसकी सारी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। हालांकि मंगल जैसे वीरान ग्रह पर यह करना मार्क के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे एक रास्ता मिल ही गया। मार्क बिना वक्त बर्बाद किए अपने रोअर में बैठकर एक अनजान सफर पर निकल जाता है। पृथ्वी पर सैटेलाइट के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे मिडी और विंसेंट ये देखकर पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क अपनी सुरक्षित जगह को छोड़कर आखिर जा कहां रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मार्क पिछले 13 दिनों से लगातार एक अनजान दिशा में बढ़े जा रहा था, जिससे नासा की टीम पूरी तरह उलझन में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका प्लान क्या है। लेकिन तभी विंसेंट के दिमाग की बत्ती चली। जब उसने मैप पर मार्क के रूट को ट्रैक किया तो उसे सब समझ आ गया। मार्क असल में उस पाथ फाइंडर लैंडर की ओर बढ़ रहा था, जिसे नासा ने 1986 में मंगल के एसिडिया प्लेनिशिया पर उतारा था। उस पाथ फाइंडर का असली मिशन मंगल की मिट्टी, वहाँ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और वातावरण से जुड़ी जरूरी जानकारियां जुटाकर नासा को भेजना था। लेकिन 1997 में उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई, जिसकी वजह से नासा का उससे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया था। तब से वो मंगल की धूल में कहीं खोया हुआ था, जिसे अब मार्क अपनी आखिरी उम्मीद मानकर ढूंढने निकला था। विंसेंट का अंदाजा एकदम सही निकला। मार्क ने रेत में दफन उस पाथ फाइंडर को खोज निकाला और उसे अपने हैब में ले आया। लेकिन संपर्क तभी मुमकिन था जब नासा के पास भी वैसा ही सेम मॉडल हो। ये बात समझते ही विंसेंट तुरंत कैलिफोर्निया के JPL पहुंचा, जहां पाथ फाइंडर का दूसरा मॉडल सुरक्षित रखा गया था। उसने वहां उन सभी रिटायर हो चुके वैज्ञानिकों को भी बुला लिया जिन्होंने 1997 में उस मिशन पर काम किया था। अब दोनों तरफ से पुराने सिस्टम को जिंदा करने की कोशिश शुरू हुई। दूसरी ओर मार्क ने पाथ फाइंडर की पुरानी बैटरी हटाई और उसे हैब के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि पाथ फाइंडर चालू हो गया। जैसे ही मार्क ने उसका एंटीना पृथ्वी की तरफ घुमाया, JPL में रखे मॉडल को तुरंत सिग्नल मिल गया। सालों बाद उस पुराने लैंडर ने फिर से रिस्पांस देना शुरू कर दिया था। ये देखकर कपूर की खुशी का ठिकाना ना रहा। हालांकि पाथ फाइंडर का असली कंट्रोल JPL के टेक्नीशियन टिम के पास था। टिम ने तुरंत कमांड भेजकर पाथ फाइंडर का कैमरा ऑन किया, जिससे मंगल पर मौजूद मार्क का कैमरा भी एक्टिव हो गया। कैमरे को हिलते देख मार्क समझ गया कि उसकी कोशिश रंग लाई है। अब कोई ना कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मार्क ने बिना देरी किए बोर्ड पर सवाल लिखा और कैमरे के सामने कर दिया। क्या किसी को मेरा सिग्नल मिल रहा है? उसने एक तरफ हाँ और दूसरी तरफ ना का बोर्ड लगा दिया। जैसे ही विंसेंट की टीम ने सवाल देखा, उन्होंने तुरंत कैमरे को हाँ की तरफ घुमा दिया। मंगल पर अपना कैमरा हाँ की तरफ मुड़ते देख मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन हो गया कि वो अब अकेला नहीं है। लेकिन अब भी मार्क के लिए विंसेंट से बातचीत करना आसान नहीं था, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी अधिक होने के कारण एक सवाल विंसेंट तक पहुंचने और विंसेंट का कैमरे को घुमाकर जवाब देने में करीब 1 घंटे का समय लग रहा था। और ऊपर से केवल मार्क ही विंसेंट से सवाल पूछ सकता था, वो भी हाँ या ना में, जबकि विंसेंट के उससे बात करने का कोई जरिया नहीं था। इस पर मार्क ने अपने साइंटिफिक दिमाग को काम पर लगाया। मार्क जानता था कि पाथ फाइंडर का कैमरा 36
36 डिग्री यानी कि एक फुल सर्कल में रोटेट हो सकता है। इसीलिए मार्क ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चुना। हेक्साडेसिमल के नंबर्स को ASCII कोड में कन्वर्ट करके शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरी ओर विंसेंट की टीम ने भी हेक्साडेसिमल को पाथफाइंडर के चारों ओर लगाकर मार्क से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि ये तरीका बहुत धीमा था, इसलिए नासा के साइंटिस्ट ने मार्क को कुछ कोड भेजे, जिसकी मदद से मार्क ने अपने रोवर को पाथफाइंडर से जोड़कर रोवर के जरिए टेक्स्ट मैसेज में बात कर सकता था। नासा ने मार्क को मैसेज भेजा कि उन्होंने मार्क का रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है और वो पहले उसके लिए जरूरी सामान भेजने वाले हैं। ये मैसेज पढ़कर मार्क बहुत खुश होता है और अब उसे बचने की उम्मीद नजर आने लगी। मार्क ने जब नासा से पूछा कि क्या उसकी टीम को पता है कि मैं जिंदा हूँ, इस पर नासा ने जवाब दिया कि नहीं, जिसे पढ़कर मार्क को काफी गुस्सा आया। लेकिन अब नासा ने मार्क से संपर्क कर लिया था, तो उन्होंने क्रू को यह खबर देने का फैसला किया। ये सुनकर मार्क की टीम सदमे में आ गई। हालांकि उन्हें मार्क के जिंदा होने से खुशी तो हुई, पर उसे अकेला छोड़ देने का पछतावा भी हो रहा था। इस दौरान वो लगातार नासा को अपने और अपने हैब की कंडीशन की अपडेट भेजता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मार्क की आलू की फसल भी अच्छी हो रही थी, लेकिन एक रात एक भयानक हादसा हुआ। एयरलॉक का बार बार इस्तेमाल होने के कारण वो प्रेशर नहीं झेल पाया और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। मार्क दूर जा गिरा और उसके हेलमेट में छेद हो गया। मार्क ने तुरंत टेप से छेद को बंद कर लिया, लेकिन जब वो हैब के अंदर पहुंचा तो मंगल की जानलेवा ठंड ने उसकी पूरी फसल और मिट्टी के जरूरी बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर दिया था। अब वहाँ दोबारा खेती करना नामुमकिन था, इसलिए मार्क बहुत उदास हो जाता है। उसके पास बचा हुआ खाना सिर्फ कुछ 100 दिनों के लिए था। पृथ्वी पर नासा मार्क के लिए एक सप्लाई मिशन भेजने की तैयारी करता है, लेकिन जल्दबाजी में बनाया गया वो रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद फट जाता है। मार्क की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसने कमांडर ल्यूस को एक मैसेज भेजा कि अगर वो मर जाए तो उसके माता पिता को बताएं। उसके बेटे की मौत के पीछे एक बड़ा और नेक मकसद था। हालांकि मार्क ने अभी तक हार नहीं मानी थी, बल्कि वो हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। तभी चीन की स्पेस एजेंसी ने इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाया और नासा को अपना एक तैयार बूस्टर रॉकेट देने का फैसला किया। नासा के पास एक और मौका था, लेकिन अब आता है रिच पर्नेल, नासा का एक जीनियस लेकिन थोड़ा सन की एस्ट्रोडायनामिस्ट। उसने एक क्रेजी लेकिन ब्रिलियंट प्लान बनाया जिसे रिच पर्नेल मैन्यूवर कहा गया। प्लान ये था कि हर्मिस स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड कराने के बजाय पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे एक गुलेल की तरह वापस मंगल ग्रह की ओर भेज दिया जाए। ये एक बहुत ही रिस्की प्लान था। नासा के डायरेक्टर ने इसे मना कर दिया, लेकिन मिशन डायरेक्टर मिच ने चुपके से ये प्लान हार्मिस की टीम को भेज दिया। अब फैसला टीम को करना था, या तो सुरक्षित घर लौटें या फिर अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्त को बचाने के लिए 500 से ज्यादा दिन का एक और सफर करें। बिना एक पल सोचे पूरी टीम ने फैसला किया कि वो मार्क को बचाने के लिए जाएंगे। अब मार्क को भी अपने हिस्से का काम करना था। उसे 50 दिन का लंबा सफर तय करके एरिस 4 मिशन के लिए पहले से रखे MAV तक पहुंचना था। ये एक अकेली और खतरनाक यात्रा थी, जिसमें वो कच्चे आलू खाकर गुजारा कर रहा था और खुद को स्पेस पायलट भी कहता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से MAV की तरफ बढ़ रहा था। मार्क मंगल ग्रह पर जहाँ भी जाता वहाँ कदम रखने वाला वो पहला इंसान बन जाता था। इसी जज्बे ने मार्क के मनोबल को गिरने नहीं दिया था। आखिरकार मार्क MAV तक पहुँच गया, लेकिन MAV को इतना हल्का करना था कि वो ऑर्बिट तक पहुँच सके। इसीलिए नासा ने उसे MAV की खिड़कियां, कंट्रोल पैनल और यहाँ तक कि उसकी नोक यानी कि नोज कोन भी निकालने को कहा। बेसिकली मार्क को एक ओपन टो यानी कि कन्वर्टेबल रॉकेट में उड़ना था, जिसके ऊपर सिर्फ एक त्रिपाल यानी कि एक टार्प लगा हुआ था। उधर हार्मिस मंगल के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। मार्क ने MAV लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान MAV की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो त्रिपाल फट गया और मार्क बेहोश हो गया। हालांकि मार्क का MAV रॉकेट से अलग होकर मंगल की परिक्रमा तो करने लगा था, लेकिन बदकिस्मती से हार्मिस से उसकी दूरी 68 किलोमीटर थी, जिससे लुइस का मार्क को अपनी शिप पर ला पाना नामुमकिन था। इस पर लुइस ने मार्टिन्स को हार्मिस का इंजन स्टार्ट करने को कहा और वे थ्रस्टर्स की मदद से हार्मिस को जितना हो सके MAV के करीब ले गए। पर उधर मार्क अब भी MAV में बेहोश पड़ा था। जब मार्क होश में आया तो मार्क की आवाज सुनकर लुइस और उसकी टीम को बहुत खुशी हुई, लेकिन मार्क के MAV और हार्मिस के घूमने की रफ्तार में 42 मीटर प्रति सेकंड का फर्क था, जिससे अब भी मार्क को हार्मिस पर ला पाना नामुमकिन था। अगर वे हार्मिस की घूमने की रफ्तार को कम करके MAV की रफ्तार के लगभग बराबर ले आए, तभी वे मार्क को पकड़कर हार्मिस पर ला सकते थे। लेकिन इसके लिए वे दोबारा हार्मिस का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचता कि वे वापस पृथ्वी पर लौट पाते। उसे पकड़ने के लिए कमांडर लुइस ने एक और क्रेजी प्लान बनाया। उन्होंने स्पेसशिप के एयरलॉक में एक छोटा सा बम फोड़कर उसकी स्पीड को एडजस्ट किया। फिर भी दूरी बाकी थी। तब मार्क ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने स्पेस सूट के ग्लव में एक छोटा सा छेद किया और हवा के प्रेशर का इस्तेमाल करके आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ हार्मिस की तरफ बढ़ा। कमांडर लुइस रस्सी के सहारे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। एक पल के लिए लगा कि वो उसे पकड़ नहीं पाएंगी, लेकिन मार्क ने रस्सी पकड़ ली और फाइनली उसे स्पेसशिप के अंदर खींच लिया गया। ये खबर सुनकर नासा और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। इतने महीनों तक मंगल ग्रह पर अकेले फंसने के बाद मार्क वोटनी अपने दोस्तों के पास अपने घर वापस आ गया। पृथ्वी पर पहला दिन मार्क के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब वो नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें भी अपने संघर्ष की कहानियों से प्रेरित करता है। और इसी के साथ ये कहानी